तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 0.70। फ्लैशबैक। शुभ के जाते ही रेशमा ने एक नौकर को वहां टेबल पर रखी पूजा की थाल और बाकी सारे सामान को गाड़ी में रखने को कहा और खुद भी अपने हाथ में उस बच्ची को लिए बाहर की तरफ बढ़ गई। वो जाते हुए भी अपनी गोद में ली प्रियल को चुप करने की कोशिश कर रही थी, पर न जाने क्यों आज वो सुबह काफी ज्यादा रोए जा रही थी। पहले भी रेशमा प्रियल को बड़ी मुश्किल से चुप करवा कर सुला कर आई थी, पर फिर वो रोने लगी। रेशमा प्रियल को देखकर परेशान होती हुई उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, आप इतना क्यों रो रही हो? उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आया और रेशमा के पैरों से लिपट गया। ऐसे अचानक किसी का पैरों से लिपटना देखकर पहले तो रेशमा हल्की सी घबरा गई, पर फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो हल्की मुस्कान लिए बोली, रियांश बेटा, क्या कर रहे हो? जल्दी करो वरना हमें लेट हो जाएगा। ये सुनते ही छोटा रियांश मुंह बनाते हुए बोला, मम्मा, पर मेरा मन नहीं है वहां जाने का, अभी तो मेरा दोस्त भी आएगा ना, उसने उदासी में कहा। उसकी बात सुनते ही रेशमा कुछ कहती, उससे पहले ही पीछे से शुभ की आवाज आई, चैंप, आपके दोस्त शाम को आएंगे और अभी हमें पहले पूजा के लिए मंदिर जाना है, फिर हम वापस आएंगे। ये सुनकर छोटा रियांश फिर उसी लहजे में बोला, ठीक है डैड, उसने मुंह लटकाते हुए कहा और फिर एक हल्की सांस भरकर गाड़ी में जा बैठा। वही शुभ रेशमा को देखकर बोले, रेशमा क्या हुआ? प्रियल अब तक चुप नहीं हुई। वो फिर सोचकर बोले, क्या बात है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी, या हो सकता है वो किसी चीज से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो। ये सुनते ही रेशमा भी उनके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है शुभ, प्रियल का पेट भरा है और वो सुबह से रो रही है, हो सकता है कि बाहर जाकर चुप हो जाए। ये सुनते ही शुभ ने सिर हिलाया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। वही रेशमा भी उनके ठीक बगल वाली सीट पर जा बैठी। पीछे छोटा रियांश मुंह बनाए हाथ बांधे बैठा था, उसका वहां जाने का मन नहीं था। रेशमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बड़े प्यार से बोली, मेरे बर्थडे बॉय, हम बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर आप आराम से पूरा दिन खेलना, समझे? उनकी बात सुन छोटा रियांश बोला, सच्ची मम्मा, हम बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। तभी रेशमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वो लोग वैसे ही अपनी बातों में लग गए। शुभ ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रियल कुछ देर तक रोती रही, पर उसके बाद वो रोते रोते थककर अपनी माँ की गोद में सो गई। सब कुछ यूं ही अच्छे से चल रहा था। वो लोग अब सीधे सड़क की तरफ बढ़ गए। गाड़ी सड़क के बीचों बीच अपनी रफ्तार पकड़े आगे बढ़ रही थी। हर पल मुस्कान और खुशियों के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी शुभ के चेहरे की मुस्कान कहीं गायब होने लगी। उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट दिखने लगी। ये बात रेशमा ने भी महसूस की। शुभ की मुस्कान अब डर में बदल गई थी। उनके माथे पर पसीना झलकने लगा था। साथ ही उन्होंने देखा कि धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार ब्रेकर के झटके से रेशमा खुद को संभाल नहीं पाई। उनका सिर सामने शीशे से लगते लगते बचा। वो हैरानी में शुभ को देखकर बोली, शुभ, ये क्या हो रहा है? आप गाड़ी इतनी तेज। उन्होंने यही कहा था कि तभी उनकी गोद में सोई प्रियल भी रोने लगी। उसे रोता देख रेशमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पीछे बैठे छोटे रियांश का भी यही हाल था। वो डरते हुए बोला, डैड, आप इतनी तेज क्यों ड्राइव कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुन शुभ परेशान होते हुए बोले, रेशमा, गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही रेशमा की आंखें डर से फट गईं। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उनकी नजर सामने से आ रहे बड़े से ट्रक पर गई, जो तेज रफ्तार में उनकी ओर बढ़ रहा था। शुभ गाड़ी को संभालने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, पर स्पीड समय के साथ बढ़ती जा रही थी। रेशमा को अब कुछ बुरा होने का आभास हो गया था। वो झटके से पीछे मुड़ी और रियांश की बगल वाली सीट पर प्रियल को बिठाकर सीट बेल्ट लगाने लगी। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो बच्चे बच जाएं। वो प्रियल को लिटाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। शुभ बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे। रेशमा डरते हुए बोली, शुभ, अब क्या करें? वो ट्रक तो हमारे ठीक सामने आ गया है। ये सुनते ही शुभ बोले, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, पर उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी सीधे ट्रक से जा टकराई। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक तो लगा दिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रियांश ने अपने माँ पापा को खो दिया। फ्लैशबैक एंड। रियांश अपने ख्यालों से बाहर निकला। वो आंखों में आंसू लिए सामने चमकते हुए उस बड़े से चांद को देखने लगा। कमरे में आती खिड़की से धीमी मगर ठंडी हवाएं उसके जलते दिल को सुकून पहुंचा रही थी। धीरे धीरे उसके आंसू भी सूख गए। चांद और हवाओं में खोए खोए कब रियांश की दोबारा आंख बंद हो गई, उसे पता भी नहीं चला।
वहीं उसकी आंखें बंद होते ही उस कमरे में एक काली परछाई अंदर आई। ये कोई और नहीं, नील सूर्यवंशी थे, जो रियांश को देखने आए थे। उन्होंने देखा कि रियांश अभी भी सोया था। अपने आदमियों से उन्हें ये तो पता लग गया था कि उसे होश आ गया था, मगर काम के चलते वो उस वक्त उसे देखने नहीं आए थे। डॉक्टर्स ने बता दिया था कि उसकी नब्ज अब नॉर्मल है, पर होश आने में उसे कल तक लग जाएगा। नील वहां आए। उनकी नजर सबसे पहले सोफे पर लेटे वंश पर गई। उसे देखकर उन्होंने एक चैन की सांस भरी। फिर वो रियांश की तरफ बढ़े। उसके पास आते ही उनकी नजर उसके चेहरे पर गई, जो अभी भी मुरझाया था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। नील हल्की मुस्कान के साथ बोले, बस कुछ दिन और, उसके बाद वो होगा जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं किया होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रियांश के हाथ पर रख दिया। आधी रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। मेहर और रूहानिका के कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। आज रूहानिका थकावट की वजह से जल्दी सो गई थी, पर वही कोई थी जिसकी आज नींद उड़ी हुई थी। हाँ, वो थी मेहर, जो न जाने कब से सोने की बुरी तरह कोशिश कर रही थी, पर आज उसकी नींद कोसों दूर थी। मेहर के दिमाग में अभी भी सुबह कॉलेज में हुआ सब कुछ घूम रहा था। उसके दिमाग में व्योम घूम रहा था। वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहती थी, मगर उसका दिल बार बार उसकी सोच को व्योम के ख्यालों से जोड़ देता। अब मेहर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झटके से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें बेचैनी के कारण तेज थीं। वो उन्हें काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, ये नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या करूं? उसने इतना ही कहा था कि उसकी नजर अपने सामने रखी टेबल के नीचे वाली ड्रॉअर पर गई, जहां उसने व्योम की दी हुई चिट्ठी रखी थी। उसे देखते ही मेहर के दिल में फिर ख्याल आया, वैसे उसने ये चिट्ठी यहाँ कैसे पहुँचाई? ये सोचते हुए वो अचानक बेड से उतरी और टेबल की तरफ बढ़ने लगी। क्या होगा आगे? और ये कैसा अतीत था रियांश का? क्या ये कोई सपना था या हकीकत? और अगर रियांश वंश और व्योम का भाई नहीं है, तो वो कौन है? और उसकी बहन कहाँ है? क्या उस एक्सीडेंट में सब खत्म हो गया था? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 7:1 रात का वक्त। मेहर धीमे कदमों से स्टडी टेबल की तरफ बढ़ी। उसने टेबल के सामने खिड़की से बाहर झांका। बाहर हर तरफ अंधेरा और शांति थी। हल्की हल्की चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसके चेहरे को ठंडी हवाएं छू रही थीं। उसने इस वक्त केवल पतला सा नाइट सूट पहना था। ठंडक की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए खुद से बोली, आखिर वो खत कमरे में आया कैसे? अगर घर में किसी ने रखा होता तो तुरंत बता देते। वो अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसकी नजरें टेबल के नीचे गईं, जहां उसने ड्रॉअर में उस लिफाफे को छिपाया था। मेहर बढ़ती धड़कनों के साथ बोली, पता नहीं उसमें क्या लिखा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए झुक गई। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए उस लिफाफे को ड्रॉअर से निकाला। उसके हाथ में वही लिफाफा वापस आ गया था। मेहर आंखों में बेचैनी लिए उसे देखने लगी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद काफी हिम्मत कर मेहर ने उस खत को खोला और उसमें से वही कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर व्योम का नाम लिखा था। वो नाम पढ़ते ही मेहर की सांसें हल्की सी भारी होने लगी। उसने एक झटके के साथ उस खत को खोल दिया और उसमें लिखा एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ने लगी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हम जानता हूँ ये खत पाकर तुम काफी शॉक्ड होगी। मैंने ये खत बस तुम्हें अपनी कही सारी बातों को याद रखने के लिए लिखा है। तुम जानती हो कि ये खत जब तुम्हें मिलेगा तब मैं इस देश से कोसों दूर पहुँच चुका हूँगा, बहुत दूर। ये पढ़ते ही मेहर के चेहरे पर उदासी झलकने लगी। उसने एक गहरी सांस भरकर आगे पढ़ना शुरू किया। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी 24 घंटे। सो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। ये पढ़ते ही अचानक मेहर की भौहें सिकुड़ने लगी। वो खुद से हल्की नाराजगी के साथ बोली, ये होता कौन है मुझ पर ऐसे हक जमाने वाला? धीरे धीरे मेहर के चेहरे पर बेचैनी की जगह नाराजगी ने ले ली। कुछ पल गुस्से में ही व्योम के लिखे शब्दों को घूरने के बाद उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस भरी और फिर आंखें नीचे किए दोबारा आगे पढ़ने लगी। जानता हूँ काफी गुस्सा आ रहा होगा मेरे आज के किए बर्ताव और इन लिखे शब्दों को पढ़कर, या हो सकता है तुम्हें ये सब पढ़कर डर लगे। अच्छा है, लगना चाहिए। ये पढ़ते ही मेहर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फिर एक लंबी सांस खींची और आगे पढ़ना शुरू किया। तुम मुझे समझोगी नहीं और शायद समझो भी मत, क्योंकि अगर एक दिन तुमने मेरी आंखों में वो सब देख लिया जो मैं छुपा कर रखता था, तो शायद तुम मुझसे दूर भाग जाओगी।
लेकिन चाहे जितनी दूर जाओ, मेरी नजरें तुम्हें ढूंढ ही लेंगी। कम से कम इस खत में मैं सच लिख सकता हूँ। मैं तुम्हें भूलना चाहता भी नहीं, और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। भले ही मैं 6 महीने के लिए दूर चला गया हूँ, पर मेरी हर बात तुम अपने जहन में रख लो। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देखना चाहता, और इस बात को तुम याद रखना। और हाँ, तुम जिसे दूरी समझ रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैं दूर गया हूँ, गायब नहीं हुआ, और तुम इस बात को जितना जल्दी समझोगी, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। तुम्हारी किसी भी मुस्कान या तकलीफ से मैं नजर फेर भी लूं, तो दिल नहीं फेर पाऊंगा। इसलिए बस अपने करियर पर ध्यान दो, कॉलेज पर, ना कि इन प्यार मोहब्बत जैसी फालतू चीजों पर। आज जो हुआ वो दोबारा ना हो, याद रखना। तुम किसी ऐसी जगह सुरक्षित रहो जहां मुझे तुम्हें लेकर गुस्सा होने की वजह न मिले। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेहर अब आंखें बड़ी किए उसके लिखे शब्दों को देख रही थी, क्योंकि व्योम का लिखा हर शब्द उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। उसने एक बार फिर उस खत को शुरुआत से पढ़ा, पर उसे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। वो खुद से उन शब्दों को मुंह बनाकर दोहराते हुए बोली, तुम किसी ऐसी जगह सुरक्षित रहो जहां मुझे तुम्हें लेकर गुस्सा होने की वजह न मिले। ये क्या है? उसने इतना ही कहा था कि उसके कानों में पीछे कमरे से तेज आवाज आई। मेहर उस खत को मुट्ठी में भींचकर कमरे में वापस गई। उसने पहले दरवाजा हल्का खोला और अंदर झांका, ताकि देख सके कि कहीं रूहानिका तो नहीं उठ गई। अंदर अंधेरा था, बस चांद से खिड़की की हल्की रोशनी ही आ रही थी। मेहर ने मन में कहा, अगर दी नहीं उठी तो ये आवाज कहाँ से? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे उसके पस पर गई। मेहर ने राहत की सांस ली और धीमे कदमों से अंदर गई। आगे बढ़ने से पहले उसने पीछे मुड़कर बालकनी का दरवाजा बंद किया, फिर आगे बढ़कर जमीन पर गिरे पस को उठाया और टेबल पर रखा। वो मुड़ी और उसने उस खत को वही ड्रॉअर में डाल दिया, फिर वापस धीरे से जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसके मन में अभी भी व्योम की लिखी चिट्ठी थी, जिसे वो मन ही मन समझने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर कुछ ही पल में उसकी आंखें थकावट से बंद हो गईं। मेहर गहरी नींद के आगोश में चली गई। अगला दिन सुबह के करीब 8 बज चुके थे। मल्होत्रा मेंशन। दादाजी सुबह सुबह हॉल में बैठे चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने से आते अभिवन पर गई, जो हाथों में फाइल लिए अंदर आ रहा था। उस पर नजर जाते ही दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो हल्की आवाज में बोले, अरे अभिवन, तुम इस वक्त यहाँ? अभिवन दादाजी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। दादाजी बोले, गुड मॉर्निंग, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय मंगवाता हूँ। ये कहते हुए दादाजी ने नौकर को आवाज लगाई, अरे रामू रामू। ये सुनते ही अभिवन बोला, अरे कोई बात नहीं सर, जाने दीजिए, मैं तो बस छोटे से काम के सिलसिले में आया था। दादाजी बोले, हाँ कहो क्या काम है? अभिवन ने उनके सामने फाइल बढ़ाए और कहा, सर इस बार के टेंडर के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए थे। मैंने कल कहा था, पर शायद आप भूल गए। दादाजी हल्की हंसी के साथ बोले, अरे ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, लाओ मैं अभी साइन कर देता हूँ। उन्होंने फाइल ले ली। अभिवन ने उन्हें पेन दिया, पर पेन देते ही उसकी नजरें बेचैनी से पूरे घर में घूमने लगी। दादाजी फाइल पर ध्यान लगाए हुए बोले, वैसे ये तो वंश या रियांश भी साइन कर सकते थे ऑफिस जाकर। अभिवन हल्की मुस्कान के साथ बोला, सर वंश सर और रियांश सर तो कल ऑफिस आए ही नहीं थे। ये सुनते ही दादाजी हंसते हुए बोले, अरे मैं भी भूल गया कि कल वंश और रियांश ऑफिस नहीं गए। वंश के दोस्त की शादी है शहर से बाहर, और हाँ रियांश का भी कुछ काम था, इसलिए दोनों वहाँ गए हैं। ये सुनते ही अभिवन के चेहरे पर फिर हल्की मुस्कान आई। वो अटकते हुए बोला, ओ अच्छा अच्छा। वो आगे कहता, इससे पहले दादाजी ने फाइल पर साइन कर उसे बढ़ा दी। फाइल देखते हुए अभिवन के शब्द गले में ही अटक गए। वो कुछ नहीं बोल पाया और फाइल वापस हाथों में ले ली। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे? अभिवन बोला, जी नहीं सर, अब मैं चलता हूँ। वो उठ गया। दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अभिवन मुड़ा और धीमे कदमों से वहाँ से चला गया, पर बाहर निकलते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा था दादाजी उसे रोकेंगे। दादाजी के वहाँ रुकने की उम्मीद थी, पर वो उम्मीद टूट गई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और दरवाजे से बाहर चला गया। उसके जाते ही दादाजी के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उनकी आंखें हल्की सख्ती लिए सामने की तरफ जम गईं,
क्या होगा आगे? वही व्योम क्या मेहर को बताना चाहता था उस खत के जरिए? क्या उसके लिखे शब्द समझ पाएगी कभी मेहर? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।